जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग नवंबर 7 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, याद करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को एकदम ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किस मिनिस्ट्री ने जल दिवाली विमेन फॉर वाटर वाटर फॉर विमेन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है या लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च जल दिवाली विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन कैंपेन? ठीक है साथियों, इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है और आपके सामने इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो साथियों आपको ध्यान देना है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये किसके अंदर आई है? ये अमृत मिशन के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या लॉन्च किया है? जल दिवाली विमेन फॉर वाटर वाटर फॉर विमेन कैंपेन। ठीक है, और ये किसके अंदर लॉन्च हुई है साथियों? ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लॉन्च हुई है इन पार्टनरशिप विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, NULM के अंदर ये लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका फेज़ 1 क्या है? फेज़ 1 में जो पार्टिसिपेशन है वो सारे स्टेट से दिखेगा, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। ठीक है, कैंपेन एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूजन ऑफ women इन वाटर गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस थ्रू विजिट्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, तो आपको इतना खैर नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये पैन इंडिया प्रोग्राम या पैन इंडिया इनिशिएटिव नहीं है। कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं, ये राज्य हैं, ये इस कैंपेन के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी सब राज्य आएंगे। और इसको किसने लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, जल दिवाली जो है अर्बन अफेयर्स की, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की कैंपेन है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? जो दिवाली है हम लोग अपने घर में मनाते हैं, अपने हाउस में मनाते हैं। ठीक है, दिवाली हम लोग अपने हाउस में मनाते हैं ना, अपने हाउस में मनाते हैं। ठीक है, अपने हाउस में मनाते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है जल दिवाली का, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है कैंपेन? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो हाउस से याद रखिएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और दिवाली से क्या याद रखेंगे? जल दिवाली। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे साथियों क्या, ये करंट अफेयर की ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। दिवाली हम लोग क्या सेलिब्रेट, कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो दिवाली हम लोग हाउस में सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली हम लोग हाउस में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हाउस में सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली से क्या है यहाँ पे? जल दिवाली कैंपेन, विमेन फॉर वाटर वाटर फॉर विमेन, और हाउस से क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देखते हैं ये स्मॉल सी ट्रिक आपके लिए, छोटी सी एकदम हैक टाइप की है, जिससे आपको वहाँ पे जाके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपको पता है कि दिवाली हम लोग हाउस में मनाते हैं, तो दिवाली से हम क्या याद रखेंगे? जल दिवाली कैंपेन, और हाउस से क्या याद रखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मीना माता कन्वेंशन किस सब्सटेंस से रिलेटेड है? आपको ये बताना है। ठीक है, मीना माता कन्वेंशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मरकरी, सेकेंड ऑप्शन है ओजोन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। ठीक है, तो आपको ये बताना है मीना माता जो कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? तो साथियों याद रखिएगा, ये मरकरी से रिलेटेड है। ठीक है, मीना माता कन्वेंशन का 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग अभी हुई थी जिनेवा में। ठीक है, 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग ऑफ पार्टीज हुई थी COP5 मीना माता कन्वेंशन की जिनेवा में। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मीना माता कन्वेंशन जो है ये 2013 में अडॉप्ट किया गया था, और पहली ऐसी ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को अगेंस्ट दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। तो मरकरी के दुष्प्रभाव से पहली ये संधि है जो कि पूरी दुनिया में लागू होगी और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी मरकरी के दुष्प्रभाव से, दुष्परिणाम से, एडवर्स इफेक्ट से। ठीक है, और ये जो फोर्स में आई थी 2017 में फोर्स में आई थी, इंडिया ने 2018 में रेटिफाई की थी। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में 2018 में इसका रेटिफिकेशन हुआ था।
ठीक है। तो याद रखिएगा मीना माता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है, मरकरी से रिलेटेड है। तो आप या तो ये याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है आपके लिए कि एम से ही मीना माता है और एम से ही मरकरी है, ठीक है, एम से ही मीना माता है और एम से ही मरकरी है। पर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो याद रखिएगा माता जी ने करी बनाई, ठीक है, माता जी ने करी बनाई, ठीक है। करी चावल आप लोग जानते होंगे, कड़ी जो बनती है हम लोग के यहाँ, ठीक है, कड़ी जो बनती है दही में बेसन डाल के खूब देर पकाई जाती है, पकौड़ी वाली दही, तो उसको दही कड़ी कहते हैं ना। कड़ी चावल हमको ही काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो माता जी ने क्या बनाई, कड़ी बनाई। तो माता जी से क्या है, मीना माता, और कड़ी से क्या है, मरकड़ी, ठीक है। मरकरी जो है, करी देखिए मरकरी, ठीक है। तो याद रखेंगे माता जी ने क्या बनाई। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट ये ट्रिक है और बहुत ही सॉलिड ट्रिक है, ठीक है। कभी भी आप इसमें गलत नहीं करेंगे ये आंसर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। माता जी ने करी बनाई, ठीक है, माता जी ने क्या की, करी बनाई। इंडियन करी जो है फेमस है अक्खा वर्ल्ड में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडियन करी जो है फेमस है, ठीक है। तो माता जी ने करी बनाई, माता से क्या याद रखेंगे, मीना माता, मतलब मीना जी की माता ने करी बनाई, ऐसे याद रख सकते हैं। तो मीना की माता ने क्या बनाई, करी। तो मीना माता से हो गया मीना माता कन्वेंशन, और करी से क्या हो गया, किससे रिलेटेड है ये, तो ये मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आई कब थी, 2013 में आई थी, ध्यान दीजिएगा 2013 में आई थी, और रैटिफिकेशन इसका 2018 में हुआ था, ठीक है। तो साथियों कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज वही होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन वही होती है जिसमें आप करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी जोड़ के पढ़ें, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टडी इसी को कहते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे बैकग्राउंड देख लिया मीना माता कन्वेंशन का, कब आई थी, 2013 में। इंडिया ने कब रेटिफाई की, 2018 में। और कंटेम्प्रेरी में कहाँ हुई है, फिफ्थ मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जिनीवा में हुई है, ठीक है, जिनीवा में हुई है, ठीक है, मीना माता कन्वेंशन, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ट्रिक। मीना की माता ने क्या बनाई, करी बनाई। तो मीना माता कन्वेंशन इज रिलेटेड विद मरकरी, दैट इज करी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लीप अहेड इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लीप अहेड नाम का एक इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है वो किससे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स प्रमोशन, सेकेंड ऑप्शन है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टार्टअप्स, ठीक है। तो आपको बताना है जो लीप अहेड है इनिशिएटिव वो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर स्पोर्ट्स प्रमोशन नहीं है, इसका आंसर है स्टार्टअप्स, ठीक है। स्टार्टअप्स इसका सही आंसर। देख लीजिए लीप अहेड का फुल फॉर्म, तो लीप अहेड का फुल फॉर्म है लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड, ठीक है। तो ये लीप अहेड किसका है, ये स्टार्टअप इनिशिएटिव है, ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए ये इनिशिएटिव है। तो ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है। अभी हम लोग ने देखा था कि जो जल दिवाली कैंपेन है वो पैन इंडिया नहीं है, पर ये लीप अहेड जो है ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है। और क्या करेगा ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट्स देगा और ग्लोबल कनेक्शन सेटअप करेगा। जो भी स्टार्टअप्स शुरू होना चाहते हैं या स्टार्टअप्स जो ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये लीप अहेड प्रोग्राम लाया गया है। ये किसने किसने शुरू किया है, तो ये कोलैबोरेशन है किसका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स का एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये किसके अंदर आती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग ने एसटीपीआई के बारे में बात कर लिया जो कि लीप अहेड का जो है इनिशिएट जिसने किया है, ठीक है। तो लीप अहेड कैसे याद रखेंगे, स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप्स, तो याद रखेंगे स्टार्ट एंड लीप अहेड, ठीक है। स्टार्ट मतलब जब शुरू करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, लीप अहेड आगे बढ़ते चले जाइए, पर शुरू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी शुरू करें, टूटा फूटा शुरू करें, कैसे भी शुरू करें, हार मान के शुरू करें, पर शुरू करें। अगर आपने एक बार शुरू किया है ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही, ठीक है। भले आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे या आपने जो चाहा है ना पहुँचे, पर कहीं तो पहुँचेंगे जिससे आपका जीवन जो है अपने आप में सफल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट एंड लीप अहेड, ठीक है। हालांकि आप लोग अपनी मंजिल तक ही पहुंचेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो याद रखना है स्टार्ट एंड लीप अहेड। तो लीप अहेड किसके लिए है, स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए है लीप अहेड, ठीक है साथियों। तो एक बार फिर से ये ट्रिक देख लेते हैं करंट अफेयर की, स्टार्ट एंड लीप अहेड, ठीक है। स्टार्ट एंड लीप अहेड, स्टार्ट से क्या है, स्टार्टअप्स है, और लीप अहेड से क्या है, ये इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो किस एजेंसी का, किस स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है, या किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो किस स्पेस एजेंसी का लॉन्च किया हुआ टेलीस्कोप है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है जापान स्पेस एजेंसी जिसको जाक्सा कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, थर्ड ऑप्शन है नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की आप जानते ही होंगे, और फोर्थ ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो साथियों इसका बहुत डायरेक्ट सा आंसर है कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसने अभी पहली इमेजेस कैप्चर की हैं जो कि अभी रिलीज की जाएंगी। ठीक है, तो यूक्लिड मिशन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका मिशन है, किस स्पेस एजेंसी का, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसका नाम है यूक्लिड मिशन। ठीक है, यूक्लिड मिशन ये कब लॉन्च हुआ था, ये 2023 में जुलाई में लॉन्च हुआ था। क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जैसे कल हम लोग ने देखा था इन्फ्यूज मिशन था, तो हमने क्या बताया था, इन लूप, ये हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, इन लूप। ठीक है, तो इन्फ्यूज मिशन था नासा का, वो क्या करेगा, द साइग्नस लूप को स्टडी करेगा। ठीक है, द साइग्नस लूप को स्टडी करेगा। तो हम लोग ने देखा था वो नासा की इनिशिएटिव थी इन्फ्यूज मिशन, और उसमें इन लूप में क्या था, हम लोग ने ट्रिक बनाई थी, इन से क्या था, इन्फ्यूज मिशन था, और लूप से क्या था, साइग्नस लूप, जो कि इन्फ्यूज मिशन को स्टडी करने की बात कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ने ये देखा था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें खूब ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की गई है, इंक्लूडिंग सम एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। तो आप बस ये ई से जो है डायरेक्ट लिंक बिठा लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ई से ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और ई से ही यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, यूक्लिड आप जानते होंगे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री का जो है ज्योमेट्री लाई थी, इनकी ही वजह से ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड साहब जो थे ये यूरोपियन रेसिडेंट थे, और यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप उन्हीं के नाम पे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये किसने लाया है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लाया है। ठीक है, तो ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ई से ही यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्टेट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो पूरा एक इकोसिस्टम सेटअप किया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आपको ये बताना है किस स्टेट ने 3 MOUs इससे रिलेटेड साइन किए हैं, किससे रिलेटेड, इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है साथियों, तो आपके ऑप्शन हैं पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, और फोर्थ ऑप्शन है ओडिशा। ठीक है, तो गुजरात से साथियों आप लोग को कुछ याद आ रहा है, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था इसके लिए, डे एंड रात। ठीक है, डे एंड रात हम लोग ने कल इसके लिए याद किया था ना, डे एंड रात। ठीक है, डे एंड रात, डे से क्या था, डे से था दयापुर, ये क्या था, दयापुर विंड पावर प्लांट, जो कि कच्छ गुजरात में आया है। NTPC ने इसको कमर्शियली ऑपरेट करने का बोला है। ठीक है, तो ये दयापुर विंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे था, गुजरात में था, हम लोग ने याद किया था। तो डे से था दयापुर विंड पावर प्रोजेक्ट, और रात में क्या था, गुजरात। ठीक है, तो हम लोग ने ऐसे लिंक करके पढ़ा था। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके थोड़ा देख लीजिएगा, जिससे आपको अभी क्लैरिटी हो जाए और आपको ये ना लगे कि हम कहाँ से क्या लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों करेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो करेंट क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। ठीक है, करेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओडिशा। तो ओडिशा ने क्या किया है, साइन किया है 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 3 एंटिटीज टू बिल्ड एन इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए सेमीकंडक्टर्स का ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, पार्टनरशिप साइन की है। ठीक है, किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप साइन की है, तो इकोसिस्टम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने के लिए ये इस दिशा में काम किया गया है। ठीक है, तो इकोसिस्टम ऐसे याद रखें, इकोसिस्टम की दिशा में है, इकोसिस्टम की दिशा में है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इकोसिस्टम की दिशा में है सेमीकंडक्टर, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है आप जानते ही हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो इकोसिस्टम से याद रखिएगा, इकोसिस्टम सेटअप करने की बात हो रही है, दिशा से याद रखिएगा ओडिशा की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर फील्ड में ये बात हो रही है। ठीक है,
एक बार फिर से ये ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। तो इकोसिस्टम की दिशा में सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इकोसिस्टम की दिशा में सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इकोसिस्टम से याद रखिए, इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कहाँ पे? दिशा मतलब वो दिशा किस चीज़ के लिए? सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है साथियों। एक दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। इकोसिस्टम की दिशा में है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किसको अपॉइंट किया है एज एडिशनल डायरेक्टर इन कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चयनित किया गया है या किसको पद मिला है डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुभाष गर्ग जी को, सेकंड ऑप्शन है पल्लवी चतुर्वेदी जी को, थर्ड ऑप्शन है सुशील चंद्रा जी को, और फोर्थ ऑप्शन है तरुण कपूर जी को। तो साथियों इसका सही आंसर है सुशील चंद्रा जी को इस पद पे नॉमिनेट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सुशील चंद्रा साहब को इस पद पे अपॉइंट किया गया है, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो इनको डाबर ने एडिशनल डायरेक्टर के पद पे क्या किया है? चयनित किया है, ठीक है। किस पद पे? एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे इनको इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। किसको? सुशील चंद्रा जी को, ठीक है। सुशील चंद्रा जी को ये किया गया है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जो एडिशनल डायरेक्टर है वो दांसू है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जो है वो धांसू है, ठीक है, धांसू है, DASU है, ठीक है, धांसू है, ठीक है। तो DA से याद रखिएगा डाबर और SU से याद रखिएगा सुशील चंद्रा जी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे हैक्स बना के हम लोग चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो धांसू है, तो DA से याद रखेंगे डाबर और SU से याद रखेंगे सुशील चंद्रा जी, और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो किस पद पे? एडिशनल डायरेक्टर के पद पे इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर क्या है साथियों? धांसू है। तो DA से क्या याद रखेंगे? डाबर, और SU से क्या याद रखेंगे? सुशील चंद्रा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, SU सुभाष गर्ग में भी है, पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है कि सुशील चंद्रा याद रखना है, ठीक है। तो सुशील चंद्रा याद रखना है। कैसे याद रखना है? एडिशनल डायरेक्टर जो है वो धांसू है, तो DA से क्या याद रखना है? डाबर है, और SU से क्या है साथियों? SU से सुशील चंद्रा जी है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी ऐसी पहली फॉरेन कंपनी बनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI अप्रूवल दिया है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी कंपनी बनी है जिसको 100% FDI अप्रूवल मिला है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है क्या होता है ये, तो FDI की कुछ कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। FDI की कुछ लिमिट्स होती हैं। FDI का मतलब क्या होता है? जैसे कोई फॉरेनर है, वो पैसा लगाएगा इंडिया में, और किस चीज़ में? कि वो फैक्ट्री सेटअप्स करेगा, ठीक है। कोई फैक्ट्री सेटअप किया, ठीक है, कोई मॉल खोला, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिट होती है, जैसे 26%, 52%, ठीक है, 76%, 100%, ऐसी कुछ कुछ लिमिट्स होती हैं। कई जगहों पे 26% सिर्फ अलाउ करते हैं, कहीं पे 52% अलाउ करते हैं, कहीं 76 अलाउ करते हैं, कहीं कहीं 100% अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक एनर्जी में 0% FDI लिमिट है, जहाँ पे बिल्कुल FDI नहीं चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे जर्नलिज्म में 52% है, या शायद 76 है, अभी हो गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ लिमिट्स होती हैं FDI की, तो जिनको 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिल जाती है, मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि वो बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि डिफेंस FDI में 100% गवर्नमेंट अप्रूवल किस कंपनी को मिला है, ठीक है, आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है बोइंग, सेकेंड ऑप्शन है दसॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है साब, और फोर्थ ऑप्शन है वॉल्वो, ठीक है। तो आपको बताना है किस कंपनी को 100% FDI अप्रूवल मिला है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो बोइंग से क्या याद आएगा आपको? बोइंग से सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि ये हम लोग ने कल देखा था कि इंडियन आर्मी जो है
6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट करने की बात करी थी, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, तो उसके मैन्युफैक्चरर्स क्या हैं, कौन है, बोइंग है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या याद रखा था, अपाचे जो बाइक्स हैं, अपाचे नाम की जो बाइक्स हैं वो बोरिंग है, तो बोरिंग से क्या था, बोइंग था, और अपाचे से अपाचे हेलीकॉप्टर्स था। ठीक है, और दसाओ से क्या याद है आपको, दसाओ से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रफेल को मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, ये फ्रेंच कंपनी है, इन्होंने रफेल को क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, तो हम लोग ने कल की बातें भी देख ली, कल की कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, वो भी रिवाइज कर ली, और अब हम लोग करेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो करेंट क्वेश्चन का आंसर है साथियों साब। ठीक है, ये साब जो है, साब जी जो है उनको 100% एफडीआई अप्रूवल मिला है। ठीक है, स्वीडन की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वॉल्वो भी जो है स्वीडन की कंपनी है। आप जानते होंगे वॉल्वो की बस होती है ना, हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बस होती है, काले काले शीशे होते हैं, एसी वाली बस। ठीक है, तो ये वॉल्वो वाली होती है। ठीक है, वॉल्वो उनको बनाता है। तो स्वीडिश डिफेंस कंपनी है साब, जो कि पहली ऐसी फॉरेन कंपनी बनी है टू गेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में ये इनको मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफेंस में जो है, हाँ, इनको डिफेंस सेक्टर में इनको अप्रूवल मिला है। ठीक है, कहीं आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर में साब को अप्रूवल मिला है, तो आपको याद रखना है कि डिफेंस में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिफेंस में ही सब बोलते हैं ना, साहब जी साहब जी। ठीक है, बड़े साहब जी, मेजर साहब, मेजर साहब जो होते हैं वो डिफेंस में ही होते हैं ना। मेजर साहब आप जानते होंगे, पिक्चर होगी, या आप जानते होंगे साहब जी जो बोलते हैं वो डिफेंस में ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साहब जी हैं उनकी वजह से अप्रूवल मिला है। ठीक है, साहब जी हैं, साहब जी हैं ना, साहब जी, साहब जी। ठीक है, साहब जी हैं, उनकी वजह से डिफेंस में अप्रूवल मिला है। ठीक है, साहब जी की वजह से डिफेंस में अप्रूवल मिला है। ठीक है, डिफेंस से अप्रूवल मिला है, ये याद रखिएगा, साहब जी ने डिफेंस किया। ठीक है, साहब जी ने डिफेंस किया। ठीक है, साहब जी ने डिफेंस किया, या साहब जी की वजह से अप्रूवल, डिफेंस में अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो साहब से याद रखेंगे साहब जो कंपनी है, और डिफेंस याद रखेंगे कि डिफेंस जो है सेक्टर है। ठीक है, इसमें 100% एफडीआई मिल गया है। ठीक है, 100% एफडीआई अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, किसमें, साहब जी में। ठीक है, किसने किया है, साहब जी ने। किसमें किया है, डिफेंस सेक्टर में किया है। ठीक है, तो ये फिर से एक बार ट्रिक देख लीजिएगा, साहब जी ने डिफेंस किया। ठीक है, साहब जी ने क्या किया, डिफेंस किया। तो साहब से क्या है, साहब भी कंपनी है जिसको 100% अप्रूवल मिला है, किस सेक्टर में साथियों, तो डिफेंस सेक्टर में। ठीक है साथियों, एक बार फिर देख लेते हैं ट्रिक, साहब जी ने डिफेंस किया, साहब जी ने डिफेंस किया। तो साहब जी क्या है, साहब जी जो है कंपनी है, साहब जी। ठीक है, और डिफेंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर में इनको 100% एफडीआई अप्रूवल मिला है। ठीक है साथियों, तो ये क्या बनाएंगे, ये कार्ल गस्टेव M4 रॉकेट लॉन्चर्स बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, जैसा हमने बताया था अभी आपको कि एफडीआई का मतलब क्या होता है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी सेटअप करेंगे कार्ल गस्टेव M4 रॉकेट लॉन्चर्स के लिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कार्ल गस्टेव M4 रॉकेट लॉन्चर्स ये बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट चीज़ें अगर आपसे पूछने लग जाए तो ये पूछेगा किसकी फैसिलिटी सेटअप करेगा साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्ल गस्टेव M4 रॉकेट लॉन्चर्स की जो है फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। ठीक है साथियों, एक बार फिर से ट्रिक देखते हैं, साहब जी ने डिफेंस किया। ठीक है, साहब जी से क्या है, साहब जी से है डिफेंस कंपनी साहब, और डिफेंस से क्या है, डिफेंस सेक्टर में 100% अप्रूवल मिल गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस चैनल ने या किस ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। तो साथियों आपके ऑप्शन है हमारे सामने, आपके ऑप्शन है कार्टून नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन है साथियों जी, थर्ड ऑप्शन है स्टार, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कलर्स। ठीक है, तो साथियों आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो है कलर्स। माफ कीजिएगा, तो इसका सही आंसर है कलर्स। तो जो कलर्स जो है वाईकॉम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। ठीक है, वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का चैनल है कलर्स, जिन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इन्हीं कलर्स पे ही शायद आता था ना वो बालिका वधू, ये सब चैनल्स, ये सब प्रोग्राम्स आते थे। तो इसी तरह के एक लेटेस्ट सोशल ड्रामा है इनका डोरी। ठीक है, डोरी जो है जो कि अवेयरनेस रेज करेगा किसके लिए, चाइल्ड अबैंडनमेंट के लिए, और इन टर्न बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए। ठीक है, तो कलर्स ने
पार्टिसिपेट किया है, कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। किस चीज़ के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था साथियों? 2015 में आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका किसने सपोर्ट किया है? तो कलर सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलके, ठीक है। कलर सपोर्ट करेगा, आराम से आप याद कर लेंगे क्योंकि कलर्स पे बहुत ही जो है फीमेल सेंट्रिक या गर्ल चाइल्ड सेंट्रिक शोज आते हैं, इसलिए कलर्स करेगा, ठीक है। जैसे बालिका वधू है, अभी डोरी है, और दो तीन ऐसे उनके प्रोग्राम्स रहते हैं जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड के लिए अवेयरनेस रेज की जाती है, ठीक है। तो कलर्स ने इसके लिए क्या किया है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी इनिशिएटिव है उसको प्रोत्साहन मिले, उसको संवर्धन मिले, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आत्मा किस आईआईटी ने स्टैब्लिश किया है? आपको ये बताना है। आत्मन, ठीक है, आत्मन किस आईआईटी ने स्टैब्लिश किया है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टैब्लिश्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड आत्मन? तो आत्मन का पूरा नाम क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। आत्मन क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। आजकल हवा बहुत खराब चल रही है, ठीक है, आप जानते ही होंगे, अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ भी देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ की हवा खराब चल रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आत्मन जो है किसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, आईआईटी कानपुर ने, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे ने, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी ने, और फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी रुड़की ने। तो साथियों इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया है जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स को मापने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में, ठीक है। आईआईटी कानपुर में ये सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मैन क्या होता है? मैन के कान होता है ना, माफ कीजिएगा। तो मैन के क्या होता है? मैन के कान है, ठीक है, मैन के कान है, ठीक है। तो मैन से याद रखिएगा आत्मैन, एटमैन, और कानपुर, कान से याद रखिएगा कानपुर, ठीक है। तो मैन के कान है, ठीक है, मैन के क्या है? कान है, ठीक है। कान होते हैं ना हम लोग के, कान, ईयर्स, ठीक, कान और मैन के होते हैं। तो मैन से याद रखिएगा आत्मन और कान से याद रखिएगा कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने मिलकर क्या किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है जिसका नाम है आत्मन। आत्मन का फुल फॉर्म क्या है साथियों? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। अगर चाहें तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैन के क्या है? मैन के कान है, ठीक है, मैन के कान है। तो मैन से क्या है? आत्मन, ठीक है, और कान से क्या है साथियों? आईआईटी कानपुर, जहाँ पे ये आत्मन सेटअप किया गया है। आत्मन क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, एयर क्वालिटी के लिए ये सेटअप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि आत्मन जो है आईआईटी कानपुर द्वारा तो इस्टेब्लिश किया गया है, पर इसका एम क्या है? हो सकता है फिर आपको ऑप्शन दे दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दे, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट दे दे, ये दे दे, वो दे दे, स्पोर्ट्स प्रमोशन दे दे, कुछ भी दे दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आत्मन है उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स के लिए है, ठीक है, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स के लिए आत्मन है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारे डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। एक और आईआईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपको पता होगा कि आईआईटी सेटअप, पहली आईआईटी जो है वो फॉरेन में सेटअप की गई है, कहाँ पे? तंजानिया में। तो आपको बताना है कि वो कौन सी आईआईटी है जिन्होंने अपना कैंपस सेटअप किया है तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। कौन सी ऐसी आईआईटी है जिन्होंने क्या किया है? तंजानिया में अपना जो है अपना इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों आईआईटी कानपुर। कानपुर से भी हम लोगों ने क्या देखा था? कान किसके होते हैं साथियों? कान होते हैं मैन के, मैन मतलब आत्मन, ठीक है। आत्मन किससे रिलेटेड है? मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम लोग ने पुराना थोड़ा बहुत जो था रिवाइज कर लिया, ठीक है।
पुराना रिवाइज कर लिया। अब हम लोग करेंट क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो करेंट क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने पहला ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप किया है जिसका इंटरनेशनल कैंपस कहाँ है, तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया जो है ईस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, तंजानिया में है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, जो तंज मारते हैं ना, तंज मतलब टॉन्ट मारते हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कब नौकरी लगेगी, कब सैलरी मिलेगी, कब घूमने जाएंगे, ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, जो रिलेटिव होते हो तंज मारते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आ जाता है, आप मैड हो जाते हैं ना, बहुत गुस्सा आ जाता है। पर क्या करना, आपको अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो चीज़ें कंट्रोलेबल फैक्टर हैं सिर्फ आपको उन्हीं को कंट्रोल करना है। आप रिलेटिव को नहीं कंट्रोल कर सकते, पर आप अपनी मेंटल पीस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल कर सकते हैं हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रवचन नहीं देना है हमको, आप लोग बहुत ही सुलझे हुए सॉर्टेड सब एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, तंज कोई मारता है तो हम लोग मैड हो जाते हैं ना, तंज मतलब टॉन्ट कोई मारता है तो मैड हो जाते हैं। ठीक है, तंज कोई मारता है तो मैड हो जाते हैं, तो तंज से याद रखिएगा तंजानिया, और मैड से याद रखिएगा क्या, आईआईटी मैड्रास। ठीक है, आईआईटी मैड्रास। ठीक है, तंज जो मारता है तो उसको सुन के मैड हो जाते हैं, तो तंज से याद रखिएगा तंजानिया, और मैड से याद रखिएगा मद्रास। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी, और कानपुर वाली भी समझ में आ गई होगी। कान किसके होते हैं, मैन के होते हैं। तो आत्मन ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से ये ट्रिक देख लीजिए, तंज मारता है कोई तो क्या होते हैं, मैड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो तंज से याद रखिएगा तंजानिया, और मैड से याद रखिएगा क्या, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने अपना इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है कहाँ, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यहाँ पे साथियों तंजानिया के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि ये ईस्टर्न अफ्रीका में है। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में है ये। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में है, इक्वेटर के साउथ में है। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में इक्वेटर के साउथ में। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, माउंट किलीमंजारो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, मेजर रिवर्स सिर्फ याद रखिएगा कॉन्गो है। ठीक है, बाकी रूफीजी और रुआमा भी है, पर आपको कॉन्गो याद रखना है क्योंकि कॉन्गो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मेजर लेक आप याद रखिएगा, मेजर लेक है तनगाइका, फिर विक्टोरिया, फिर लेक मालावी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जो ईस्टर्न अफ्रीका है ये रिफ्ट पास पे है। ठीक है, रिफ्ट ये पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट का ये पार्ट है। ठीक है, तंजानिया जो है यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है। आपको इसको नहीं याद रखना, बस ध्यान दिएगा यहाँ पे ऐसा रिफ्ट है जिसकी वजह से जो ईस्टर्न अफ्रीका है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ ये रेड सी है ना, ये रिफ्ट होके बना है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया और ईस्ट अफ्रीका से मतलब एक तरीके से रिफ्ट अपार्ट होके ये फॉर्मेशन हुआ था इसका, वैसे ही यहाँ पे तंजानिया भी उसी चीज़ को विटनेस कर रहा है। ठीक है, खैर इतना नहीं ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है कि लेक विक्टोरिया जो है इसको ये शेयर करता है। ठीक है, और जो तंजानिया है ये इक्वेटर के साउथ में है। ठीक है, इक्वेटर के साउथ में है, और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, माउंट किलीमंजारो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है केवी थॉमस साहब को, सेकंड ऑप्शन है पीके सिन्हा साहब को, थर्ड ऑप्शन है मनोज सोनी साहब को, या लास्ट ऑप्शन है हीरालाल समारिया साहब को। ठीक है, तो साथियों आपका सही ऑप्शन है हीरालाल समारिया साहब। ठीक है, इनको क्या किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, किसको, श्री हीरालाल समारिया को। ठीक है, श्री हीरालाल समारिया को क्या किया गया है, जो है इंफॉर्मेशन कमीशन का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। ठीक है, तो साथियों कैसे याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन क्या होती है, हीरा होती है ना, इंफॉर्मेशन इज द न्यू करेंसी। ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन इज द न्यू करेंसी। ठीक है, तो इन्फो क्या होती है, वो हीरा होती है, बस याद रखिएगा। ठीक है, हीरा से याद रखिएगा, हीरालाल समारिया। ठीक है, हीरा होती है इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम लोग को कि हम लोग का एग्जाम कब होगा, कब उसकी डेट आएगी, कब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, कब रिजल्ट आएगा, तो वो सब हम लोग के लिए हीरे के समान होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हीरा होती है, इन्फॉर्मेशन होना मतलब हीरा साथ होना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हीरा से क्या याद रखेंगे, हीरा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है हीरा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और हीरा से हीरालाल समारिया, जिनको कि अपॉइंट किया गया है एज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन।
ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आई होगी। फिर से देख लेते हैं, जो इन्फो होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है साथियों, वो हीरा होती है। हीरा, हीरा से याद रखिएगा, हीरालाल समारिया जो है वो नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। ठीक है, और इन्फो से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है साथियों, तो इसको जोड़ के आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ईज आउट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे कुछ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में और सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कब बना था? तो 2005 में बना था, अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट पास हुआ था 2005 में, तो उन्होंने बोला था कि एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और ये इसका जो पावर है, इसका जुरिसडिक्शन है, दिस एक्सटेंड्स ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, और इसी के जो करस्पॉन्डेंट है वो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जहाँ पे स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं जिनके जुरिसडिक्शन में आती हैं। ठीक है, तो याद रखना है हम लोग को कि ये 2005 आरटीआई एक्ट के अंदर जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इसको हेड कौन करता है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, एंड कैन हैव 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एक होगा और 10 हो सकते हैं मैक्सिमम कमिश्नर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, जो इनको हेड होगा वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कहलाएगा, जो कि कौन है? इन्फॉर्मेशन क्या होती है? हीरा होती है। तो हीरा लाल समारिया साहब जो हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो एक बॉडी होती है, कोलिजियम टाइप की बॉडी होती है, जिसमें होते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, ये सीआईसी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी होती है जिसमें पीएम साहब होते हैं, अपोजिशन होते हैं, अपोजिशन लीडर होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं पीएम साहब द्वारा। ठीक है, ताकि ज़्यादा टसल ना मचे, इसलिए जो है मेजरली यही देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, उन्हीं का जो है रिकमेंडेशन माना जाता है। ठीक है, तो बस उनकी कंकरेंस चाहिए होती है, किसकी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ठीक है, तो कमेटी में कौन होता है? पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, ध्यान दीजिएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर बाय पीएम। ठीक है, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर बाय पीएम, तो ये अपॉइंट करते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। ठीक है साथियों, और इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 3 साल के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए बनाए जाते हैं, और इनका रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कितने इनकी अवधि क्या होती है? इनकी अवधि होती है 3 साल की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल की अवधि होती है। किसके अंडर सेटअप किए जाते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया जाता है, जिसको हेड करता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैसे बनते हैं? तो एक बॉडी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब अपनी अप्रूवल देते हैं इनके अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है सीआईसी का? तो 3 साल का इनका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट होता है। रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो इतना चीज़ें नहीं याद रखनी, बस आप याद रखिएगा कितना इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है, कौन कौन अपॉइंट करता है इनको, और ये किसके अंडर आए हैं। ठीक है, और करेंट कौन बने हैं। ठीक है, इससे क्या हो गई? हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्टडी हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन? ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थर्ड ऑप्शन है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। तो साथियों इसका सही आंसर है, तो इसके आंसर से जानने से पहले अभी हम लोग ने डिफेंस से रिलेटेड क्या चीज़ देखी थी?
तो डिफेंस किसने किया? साब जी ने किया, ठीक है, साब जी ने किया। तो साब क्या है? स्वीडिश कंपनी है जिसको 100% एफडीआई अप्रूवल मिल गया है। 100% एफडीआई अप्रूवल किस में मिल गया है? डिफेंस सेक्टर में मिल गया है। किसको? साब जी को। तो अभी हम लोग ने इसके लिए ट्रिक देखी थी, साब जी ने डिफेंस किया, ठीक है, साब जी ने डिफेंस किया, ठीक है। तो हम लोग ने ये रिवाइज कर लिया। और हाउसिंग में हम लोग ने क्या देखा था? हाउस में हम लोग क्या बनाते हैं? जल दिवाली, ठीक है, हम लोग हाउस में क्या बनाते हैं? जल दिवाली। तो जल दिवाली कैंपेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, अंडर कौन सी स्कीम? अमृत स्कीम, ठीक है, अंडर अमृत स्कीम एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो हम लोग ने दो चीज़ें जो आज पढ़ी थी वो भी रिवाइज कर ली, ठीक है। अब लौटते हैं अपने करंट क्वेश्चन की ओर। तो करंट क्वेश्चन का आंसर भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ठीक है। तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली जो कैंपेन है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगी। दिवाली कहाँ मनाते हैं? हाउस में मनाते हैं, ठीक है। तो हाउस में मनाते हैं तो दिवाली कैसे मनाएंगे? जो दिवाली स्वच्छ हो वो मनाएंगे, और जल दिवाली दोनों ही हाउस में मनाएंगे, ठीक है। जल दिवाली भी मनाएंगे और स्वच्छ दिवाली भी मनाएंगे। जल दिवाली हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था कि जल दिवाली विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन कैंपेन भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनिशिएट किए हैं, और स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग ने दोनों ही लिंक करके आपस में पढ़ लिया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने पार्टनरशिप की है, किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ टू प्रमोट ब्रांड इंडिया ऑन ग्लोबल स्केल, ठीक है। तो किसने पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, जिसको आप पीटा कहते हैं, किसके लिए? टू प्रमोट ब्रांड इंडिया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों मैकडोनल्ड, सेकंड ऑप्शन है वॉलमार्ट, थर्ड ऑप्शन है लूलू, फोर्थ ऑप्शन है अदानी, ठीक है। तो सही आंसर है साथियों लूलू, ठीक है। लूलू ने क्या किया है? लूलू ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए क्या? ब्रांड इंडिया ऑन ग्लोबल स्केल, ठीक है। ब्रांड इंडिया के लिए प्रमोट करने के लिए लूलू हाइपर मार्केट जो है LLC उनके साथ पार्टनरशिप की गई है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की टू प्रमोट ब्रांड इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रांड इंडिया लू, ठीक है, जो भी लूँ बस ब्रांड इंडिया लू, ठीक है, ब्रांड इंडिया लू, ठीक है, ब्रांड इंडिया लू, ठीक है। ब्रांड इंडिया INDIA, ब्रांड इंडिया लू, ठीक है, लू, ठीक है, लू से याद रखिएगा लूलू, ठीक है, ब्रांड इंडिया लू। तो ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए लूलू के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है साथियों। इजी सा था, डायरेक्ट सा था, ज़्यादा कुछ इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे आप ऑब्वियसली ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे RBI की तरफ से एक न्यूज़ है कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ICRR वो क्या है डिसकंटिन्यू करेंगे इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशंस, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपये हैं, SBI के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो वो क्या करता है जितनी भी CRR की लिमिट होती है, मान लीजिए CRR रेट अभी क्या चल रहा है रिसेंट में 4.5% चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4.5 है तो 4.5 रुपये वो क्या करता है वो RBI के पास रख देता है। इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यहाँ पे ये रिजर्व हो जाते हैं 4.5 रुपये, ठीक है, RBI के पास ये सेफ पड़े रहते हैं, ठीक है। इनकेस अगर SBI कोलैप्स कर गया, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, मान लीजिए कभी कोई ऐसा बैंक है जो कोलैप्स कर गया, तो एटलीस्ट उसके पास 4.5 रुपये सेव हों ताकि वो अपने ऑपरेशंस को या अपने कस्टमर्स को बेल आउट कर सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो का एक काम और भी होता है कि जब मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होती है, मार्केट में बहुत पैसा होता है, तो क्या किया जाता है CRR को बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए 4.5 से 6% कर दिया जाता है, ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है उनके पास कम पैसे बचेंगे लेंड करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो इन्फ्लेटरी कंडीशंस है वो टेम डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो का यही मतलब होता है, उसके फंक्शंस यही होते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब होता है? जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब क्या किया जाता है कि जो करंट मतलब कैश रिजर्व रेशियो का रेट होता है वो काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। इस केस में कितना हो गया था? इस केस में 10% हो गया था, ठीक है, 10% मतलब 100 रुपये हैं,
किसी बैंक के पास, तो उसको अब 4.5 रुपये नहीं 10 रुपये जमा करने होते थे आरबीआई के पास, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी, जिसके चलते ये काम किया गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि री इंट्रोडक्शन हुआ था 2000 नोट्स का इनटू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसलिए आईसीआरआर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को। तो अब क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो टेम डाउन हो चुकी है, उतनी लिक्विडिटी मार्केट में बची नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को क्या किया जा रहा है? डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो आरबीआई ने आउटलाइन किया था क्या? फेज रिलीज ऑफ आईसीआरआर फंड्स, इंक्रीमेंटल कैश रेशियो रिजर्व फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि सितंबर 9 तक क्या किया गया था कि 25% ऑफ द आईसीआरआर विल बी रिलीज फॉलोड बाय अनदर 25% ऑन सितंबर 23, ठीक है। तो ये फेज रिलीज थी आईसीआरआर की, और इसका ओरिजिन्स क्या है देख लेते हैं। तो ओरिजिन्स क्या था कि 10% सीआरआर मेंटेन करना था ऑन द इंक्रीज इन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल आप जानते होंगे ये, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसा कि हमने बताया, टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, ठीक है, स्टेमिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग री इंट्रोडक्शन ऑफ 2000 नोट्स इनटू बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि अब जो 2000 के नोट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है मतलब बंद कर दिया जा रहा है, उनको अब सिस्टम से हटाया जाएगा, फ्लश आउट किया जाएगा, जिसके चलते जो लिक्विडिटी कंडीशंस है वो टेम डाउन हो चुकी हैं। इसके चलते जो है इंक्रीमेंटल कैश रेशियो को भी जो है ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि जो इंक्रीमेंटल कैश रेशियो रिजर्व रेशियो का सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक को ज़रूरत नहीं है आईसीआरआर फॉलो करने की, ठीक है। करेंट जो सीआरआर रेशियो है वो कितना है साथियों? 4.5% है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 4.5% है। और ये सीआरआर जो है ये आरबीआई के पास रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जो इसका उल्टा है, जो बड़ा भाई है इसका एसएलआर, ठीक है, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो इसको क्या रखा, इसको बैंक अपने पास खुद रखता है, ठीक है। सीआरआर जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रख देता है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस कंपनी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप की है राजकोट गुजरात में, ठीक है। तो कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी गोंडल राजकोट गुजरात में किसने सेटअप की है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इट्स कटिंग एज वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन गोंडल राजकोट गुजरात, ठीक है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है जेएसडब्ल्यू बोटैनिक्स, सेकेंड ऑप्शन है बायोकॉन बोटैनिक्स, थर्ड ऑप्शन है भारत बोटैनिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है पतंजलि बोटैनिक्स। तो साथियों इसका सही आंसर है भारत बोटैनिक्स, ठीक है। भारत बोटैनिक्स ने सेटअप किया है कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी राजकोट गुजरात में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि भारत बोटैनिक्स ने क्या किया है, कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है सेटअप की है, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत बोटैनिक्स ने क्या किया है, कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप की है गुजरात में, ठीक है। भारत ने क्या किया है, भारत बोटैनिक्स ने, ठीक है, भारत बोटैनिक्स ने, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत ने, ये ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत ने क्या किया है, रात में कोल्ड ऑयल यूज़ किया, ठीक है, रात में कोल्ड ऑयल यूज़ किया, ठीक है। तो भारत से याद रखिएगा, भारत बोटैनिक्स, रात में मतलब गुजरात में ये फैसिलिटी आई है, और कोल्ड ऑयल मतलब कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, ठीक है। तो भारत ने रात में कोल्ड ऑयल यूज़ किया, ठीक है, भारत ने रात में कोल्ड ऑयल यूज़ किया। भारत से भारत बोटैनिक्स, रात में गुजरात, और कोल्ड ऑयल से कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। हम लोग का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। 7 नवंबर 2023 का हम लोग ने सारा क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से न्यूज़ में, वो हमने देख लिए हैं ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से। जहाँ जहाँ पॉसिबल था हमने आपको ट्रिक से बताने की कोशिश की है। हालांकि आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, पर फिर भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट और ईज आउट करने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है साथियों। तो अब हम लोग कल फिर मिलेंगे 8 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब एंजॉय करिए। दिवाली आ रही है, थोड़ा सा पढ़ाई आप कम कर सकते हैं, फेस्टिव माहौल रहेगा, तो थोड़ा सा आप अपने आप को एक ब्रेक दे सकते हैं, छोटा सा, ठीक है साथियों। इसी आशा के साथ कि आप लोग जल्दी सफल होंगे, हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।